सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व एवं व्यक्तिक भिन्नता के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो जहां पर हम सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी, इसकी परिभाषाएं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। पर्सनैलिटी क्या है? देखिए, सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ नकाब होता है, जिसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे। प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप रंग से ही लगाया जाता था, लेकिन इस व्याख्या को पूर्णतः अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। इसका कारण यह है कि ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रंग रूप इतना आकर्षक नहीं होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आकर्षक माना जाता है, जैसे गांधी जी, टैगोर, स्वामी विवेकानंद आदि। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रंग रूप गुणों की समष्टि से है, अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब नहीं कि व्यक्ति दिखता कैसा है, व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर गुण कौन से हैं ये महत्वपूर्ण है, यानी कि सब चीजों को मिला करके ही व्यक्तित्व बनता है किसी भी व्यक्ति का। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को बाह्य आवरण और आंतरिक तत्व दोनों का गतिशील सम्मिश्रण माना है, जो कि पर्यावरण के प्रभाव से बराबर बदलता रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का पर्यावरण से अनुकूलन करने का ढंग है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए होता है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार यह व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। व्यक्ति के द्वारा विभिन्न विभिन्न व्यवहार करने के कारण ही व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहा जाता है। तो वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसका कथन है? ये वैलेंटाइन का कथन है। यानी कि कुछ जो विशेषताएं होती हैं व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के पैदा होता है, और कुछ यहाँ पर जब वो दुनिया में आता है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें वो सीखता है, अपने समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण माना गया है वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। इसके बाद देखिए बिग और हंट ने क्या कहा है, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। इस तरह मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व संबंधी लगभग 49 परिभाषाएं दी, जिनका विश्लेषण करने के बाद आलपोर्ट 1937 ने अपनी ओर से 50वीं परिभाषा का प्रतिपादन किया, जो आज भी मान्य है क्योंकि यह परिभाषा काफी विस्तृत और वैज्ञानिक है। तो एग्जाम में पूछता है कि जो व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसने बताई है या किसकी परिभाषा सर्वमान्य है, तो आलपोर्ट की है, जो कि इन्होंने 1937 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो ये आपको ये परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए आलपोर्ट की। ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। इसके बाद देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं, तो नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता एवं आत्म मूल्यांकन की क्षमता व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण हैं। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति की जो विशेषताएं किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए एक व्यक्ति के अंदर अच्छा आचरण आना या एक व्यक्ति का आचरण अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे व्यक्तित्व के लिए और कौन कौन से विशेषताएं अच्छे व्यक्तित्व की होनी चाहिए, यहाँ पर इसके बारे में उल्लेख किया गया। सबसे पहले है आत्म चेतना, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो व्यक्ति की प्रथम एवं प्रमुख विशेषता है आत्मचेतना। अपनी इसी विशेषता के कारण उसे सर्वोच्च प्राणी का स्थान प्राप्त हुआ तथा उसमें व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया गया। बालकों एवं पशुओं में आत्मचेतना का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए उनके गुणों के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जब व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है सीधी बात
कि दोस्तों जब आप समाज में कुछ एक स्थान अचीव कर लेते हो, ठीक है, जब आप अपना एक स्थान अचीव कर लेते हो तो अपने अंदर, आपके अंदर वो गुण अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पर यही चीज कही जा रही है। अब देखिए इसके बाद निरंतर निर्माण की क्रिया, तो व्यक्ति तो हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, अर्थात उसके विकास में निरंतरता पाई जाती है। उसके विकास में कभी स्थिरता नहीं आती। जैसे जैसे व्यक्ति के विचारों, अनुभवों तथा कार्यों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। निर्माण की यह प्रक्रिया शैशवावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। गैरिसन व अन्य के अनुसार व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। इसके बाद है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। इसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही न होने पर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब तक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस पर भी बहुत जरूरी, यहाँ पर देखिए इसलिए इसको, इस पॉइंट को भी रखा गया है। जब उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होगा उस व्यक्ति का, तभी उस व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा और तभी उसका व्यक्तित्व अच्छे से निखरेगा। अब देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति कहलाती है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करके उसके अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति की यदि यह शक्ति निर्बल हो जाए तो यह उसके व्यक्तित्व को विघटित भी कर सकती है। इसके बाद है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल। मनुष्य हमेशा एक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करता है। उसके प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा रहता है। जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि आप प्राइमरी टीचर बनो, ठीक है। इसी तरीके से जो भी कोई काम हम करते हैं उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर हम जब डीएलएड कर लेते हैं सोचते हैं हम टेट पास हो जाएं, सीटेट पास हो जाएं, सुपर टेट पास होकर हम शिक्षक बन जाएं, ठीक है। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को करने का एक ना एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं। उसके व्यवहार व लक्ष्यों को जानकर ही हम उसके व्यक्तित्व के विषय में सहज अनुमान लगा सकते हैं। भाटिया के अनुसार व्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या है व उनमें कितना ज्ञान है। फिर है सामाजिकता। मनुष्य को समाज से अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य समाज में रहते हुए जब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया व अंतःक्रिया करता है तो उसमें आत्म चेतना एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिकता का होना जरूरी है। सामंजस्य। व्यक्ति को केवल बाह्य वातावरण से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत या आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जब व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि चोर, डॉक्टर, चपरासी, इन सबके व्यवहार में क्रमशः अंतर पाया जाता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं व स्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है, ठीक है। अपने बाह्य वातावरण से तो इंसान बनाता ही है, अपना जो उसका खुद का आंतरिक जीवन होता है उससे भी वह सामंजस्य बैठाता है। फिर है एकीकरण। एकीकरण क्या, चलिए देख लेते हैं। एकीकरण का तात्पर्य व्यक्ति के एकीकरण से है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेले कार्य नहीं कर सकता है। ये तत्व है नैतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। भाटिया के अनुसार व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है, ठीक है। तो आपका जो व्यवहार है वो सभी के प्रति कैसा है, आप सिर्फ एक व्यक्ति के अच्छे कहने से आप अच्छे नहीं बन जाओगे। जब आपको सब आपके आसपास के 95-99% लोग जब अच्छा कहेंगे तभी आप अच्छे कहलाओगे। यहाँ पर वही चीज कही जा रही है कि केवल एक चीज में अच्छा नहीं होना है, सभी चीजों में जब आप अच्छे हो तभी आप अच्छे कहे जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व के प्रकार है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जो पर्सनैलिटी होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। और किसके अनुसार है, ये युंग के अनुसार है। एग्जाम में पूछता है युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में। सबसे पहला है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी व्यक्ति, दूसरा है अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, और तीसरा है उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट। तो सबसे पहले हम बहिर्मुखी के बारे में जानेंगे। बहिर्मुखी लोग किस प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। और एग्जाम में दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, और इन तीनों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, बहिर मतलब बाहर, मुख मतलब मुखी, आपको पता ही है, मुख मतलब आपका चेहरा। तो देखिए, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। वे अपने विचारों एवं भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं, जैसे कि नेता। ठीक है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जो नेता व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, अपने भावों को, विचारों को लोगों के सामने रख पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। और वे भौतिक समाज में, यानी कि जो समाज में वो रुचि लेते हैं, समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की अभिरुचि समाज के कार्यों की तरफ होती है। ऐसे लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं। वह लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। उनकी खाने पीने में अधिक रुचि होती है। वे उत्साही एवं आशावादी होते हैं। ये यथार्थ से संबंध रखते तथा आदर्शवाद से दूर रहते हैं। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। इसके बाद देखिए, वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, यानी कि जिस भी प्रकार के वातावरण में इनको भेज दिया जाए ये वहां पर रह लेते हैं और वहां के लोगों से घुल मिल जाते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। तो ये सब बहिर्मुखी पर्सनैलिटी के लोगों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, अंतर्मुखी लोग किस प्रकार के होते हैं। तो अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी से विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। इनका विकास बाह्य रूप से न होकर आंतरिक रूप से होता है। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में व्यक्त किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है, ये लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तथा उनकी मित्रता कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है, जैसे कि लेखक। ये आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं व रीति रिवाजों को मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। वे एकांकी होते हैं। ये कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। फिर है, यह व्यवहार कुशल नहीं होते हैं तथा हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते हैं। ये चिंताग्रस्त होते हैं तथा अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने अंतर्मुखी के बारे में देख लिया। तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने में ही रहते हैं। ये ज्यादा लोगों से, बाहरी लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं इनको पसंद होता है, और लोगों से अपनी बातों को भी ये नहीं बताते हैं, और ये अपने में ही हमेशा रहते हैं। ठीक है, खासकर ऐसा विद्यार्थी जीवन में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखते हैं जो अपने में ही रहते हैं और अपना काम चुपचाप करते हैं, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति के लोग क्या कहलाएंगे, अंतर्मुखी कहलाएंगे। तो अगर आपके समक्ष ऐसा कोई व्यवहार प्रकट कर रहा है जो आपको लगता है कि वो बस अपने में ही रहता है, तो उस व्यक्ति को आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कह सकते हैं। अब आते हैं हम उभयमुखी के बारे में। उभयमुखी क्या होते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। जो उभयमुखी होते हैं, जो लोग एम्बिवर्ट होते हैं, कुछ व्यक्तियों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहा जाता है। और उभयमुखी आपको 90% लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं। 90% लोग आप देखोगे जो अपनी बातों को छिपाते भी हैं, बताते भी हैं, या मतलब उन्हें खुद कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ये उभयमुखी होते हैं, जो दोनों ही, ना तो अपनी बातों को वो सही से कह पाते हैं, ना तो वो छिपा पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, उभयमुखी कहलाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं। समय आने पर तो वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और समय आने पर वो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पर्सनैलिटी है इनकी ये चेंज होती रहती है। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं, उभयमुखी कहते हैं, जो समय समय पर कभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेंगे और कभी
बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की, यहाँ पर आज आप लोगों ने क्या सीखा कि जो पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की वो रंग रूप ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि उस व्यक्ति में गुण। आज हम गांधी जी को याद रखते हैं, टैगोर जी को याद रखते हैं, स्वामी विवेकानंद को याद रखते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, ऐसी थी जिसको लोग हमेशा हमेशा याद रखेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कर दिया है देश के लिए, समाज के लिए। ऐसा ऐसे ऐसे गुण थे इनके अंदर जिनको हम हमेशा चाहते हैं कि वो गुण हमारे अंदर भी आए। ठीक है, तो इसलिए जो पर्सनैलिटी होती है वो सब चीजों का मिश्रण होती है, व्यक्ति का शारीरिक, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीजें मिल करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी आकर्षक माना जाएगा जब उसके अंदर ऐसे गुण होंगे कि लोग उनके गुणों को फॉलो करें या उनको माने। तो इस तरीके से यहाँ पर जो व्यक्तित्व है, ये पूरा यहाँ पर आपने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकार को कंप्लीटली पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किसी बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार से प्रभावित होता है जन्म से लेकर के, और कौन कौन सी अवस्था में उसे क्या क्या चीजें, कैसे बदलाव होता है व्यक्तित्व में, ये सारी बातें हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आपको उम्मीद करती हूँ अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।